नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछले सेशंस में कुछ करंट अफेयर्स जैसे कि अप्रैल मंथ्स की कंप्लीट करवाई थी। उससे पहले सारे के सारे हमारे सेशंस हैं जो कंप्लीट हैं। तो बाकी मई मंथ की करंट अफेयर्स में हम वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जिसमें हमने 1 to 6 मई की करंट अफेयर्स को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं विद क्वेश्चंस फॉर्म। अगर कुछ चीज़ें एक दो रह जाएंगी, पीआईबी की कुछ न्यूज़ हैं, तो उसके लिए हम एक वीडियो प्रॉपर बना देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो अगला सेशन आएगा उसमें अगले वीक की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बाकी हमारे जो जितने भी सेशन होते हैं, इनकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यहाँ से फ्री में जो भी हैं पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। विश्व के इसमें लगभग 80 देश इस दिन के दौरान राष्ट्रीय छुट्टी होती है 80 देशों में, और इसे मई दिवस भी कहा जाता है, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1 मई 1886 से स्टार्टिंग हुई, जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम करने का जो समय था वो 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना था। और इस दिन गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार उस संस्थान के व्यक्ति को दिया जाता है जो प्रेस की फ्रीडम के लिए बड़ा कार्य करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है मई महीने के मंगलवार को मनाया जाता है। मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस मनाने का क्या वजह है, तो यहाँ देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में ये विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारियों के बारे में जागरूक करना, और इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था। इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था, ठीक है। तो अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ही जल्द सांस फूल जाती है, खांसी आती है। वैसे ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हाल के वर्षों में देखा गया है कि बच्चों में यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 9 मई को। इसकी शुरुआत 1999 में से पहली बार मनाया गया था, और इसका उद्देश्य है फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना है, जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को और वन्य जीवों की जान बचाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक 2 रंगी रिबन होता है, जिसमें लाल रंग आग को और वहीं नीला रंग पानी को दर्शाता है। इस दिन यूरोप में दोपहर के समय 3 सेकंड तक फायर ब्रिगेड के सायरन बजाए जाते हैं, और इसके बाद 1 मिनट के लिए मौन भी रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है। तो वो किया है उत्तर कोरिया के। आपको बता दें, रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व स्मारक पदक से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। किम जोंग इन की तरफ से विदेश मंत्री री सोन गोन ने रूसी राजदूत को 1941 से 45 की जंग में 75 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो वो किया है समुद्र सेतु को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया है? तो वो किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आपको बता देते हैं आईआईटी बॉम्बे के जो प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा, उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार में से 2 आयामी बैंड डेर वाल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो वो करेगा रूस। आपको बता दें रूस का जो आर्कटिका एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार की अनुमति दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो वो रखा गया है 3रे स्थान पर। भारत ने अपना शीर्ष स्थान खो दिया है और अब 3रे स्थान पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट और T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ठीक है। आईसीसी ने 1 मई 2020 को भारतीय वार्षिक रैंकिंग जारी किया, जिसमें भारत को 2016 के बाद से पहली बार यह स्थान गंवाना पड़ा है। ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो वो की है हिमाचल प्रदेश में। आपको बता दें कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। यदि ये आवश्यक हो तो उसके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला सामने पाया गया है? तो वो कहा है असम राज्य सरकार ने। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला साल 1921 में केन्या और इथियोपिया में सामने आया था। जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर है वो घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरस बीमारी है। यह एस्पेरिविरेडे परिवार के डीएनए वायरस के कारण होता है। राज्य सरकार द्वारा की गई साल 2019 की जनगणना के अनुसार असम में सूअरों की संख्या 21 लाख थी, जबकि यह बढ़कर अब 30 लाख तक हो गई है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निषाद अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो हिंदी भाषा के थे। आपको बता दें जो के.एस. निषाद अहमद थे, उनका जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलुरु के ग्रामीण जिले के देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था। इनका पूरा नाम कोकरे होसहल्ली शेख हैदर निषाद अहमद था। के.एस. निषाद अहमद अपनी नित्योत्सव कविता के कारण कर्नाटक सहित काफ़ी प्रसिद्ध थे। वे साल 2007 में शिवमोगा में आयोजित कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के 73वें अध्यक्ष भी थे। के.एस. निषाद अहमद को वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है पंजाब और हरियाणा में। अब ये ठीकरी पहरा क्या होता है तो इसकी बात कर देते हैं। तो यह एक तरह से
सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है जो प्रचलित थी पहले से, 2 दशक पहले ये प्रचलित थी। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के समय पहरा दिया जाता है, जिससे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके। यह परंपरा 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है। कौन सी? तो ये याद रखने की जरूरत है, जो ठीकरी पहरा है वो क्या है। तो ये कि एक तरह से आपको डिस्कस किया है आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संस्था ने उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो वो किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने एक परावैंगनी डिसइंफेक्शन टावर का विकास किया है। यह टावर है वो कोरोना वायरस बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण युक्त करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्ट रखा गया है। इसका विकास डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने की है। यह खास तौर पर कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण युक्त करने में प्रभावी है। यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल्स, फैक्ट्री, दफ्तर आदि सभी को संक्रमण युक्त करने में मददगार साबित होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई ने अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो वो कर दिया सीकेपी सहकारी बैंक का। सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के सहकारी समिति पंजीयक से भी सीकेपी सहकारी बैंक के मामले को निपटाने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश करने हेतु अनुरोध किया गया था। सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कहा है कि बैंक की वित्तीय स्थिति अभी काफ़ी चिंताजनक और अस्थिर है। तो सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई का एक ऐसा सहकारी बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई के माटुंगा में स्थित है और बैंक की मुंबई और ठाणे में कुल कितनी 8 शाखाएं हैं। इसका क्या कर दिया? लाइसेंस रद्द कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया श्रीकांत माधव वैद को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस कश्मीरी उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो वो दिया गया है केसर को। ठीक है, आपको बता दें ये जो केसर है वो कश्मीरी केसर दुनिया के एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह पुलवामा, किश्तवाड़ और वडगांव, श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो जीआई टैग क्यों देते हैं? तो जीआई टैग इसलिए दिया जाता है जिससे जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिससे उनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। और जीआई टैग के किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का ये सबूत होता है जीआई टैग। ठीक है, अब साथ ही साथ किस राज्य के चाक हाओ यानी कि काले चावल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? तो वो दिया गया है मणिपुर को। तो 2 को दिया गया है, केसर के लिए जम्मू कश्मीर को और काले चावल के लिए मणिपुर को। ठीक है, तो इसकी भी क्या कहते हैं खासियत है चावल की? तो ये जो चावल है ना वो कैसा होता है? सुगंधित होता है और चिपचिपा होता है। कैसा होता है? सुगंधित होता है और चिपचिपा होता है, जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। ठीक है, यह एक प्रकार की चावल की एक किस्म होती है। ठीक है, यह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा एवं संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अधीर रंजन चौधरी को। आपको बता दें अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया और इनके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के साथ पास रहता है और लोक लेखा समिति जो है उसमें चुने गए सदस्यों में 14 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं और जबकि समिति का जो कार्यकाल है वो 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2021 तक ये रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने
कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए गणितीय मॉडल और अविकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो वो दिया है मैट्रिक्स योजना को। आपको बता दें, जो मैट्रिक्स योजना है इसके तहत इसमें जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास, क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक कारक आदि को शामिल किया गया है। इस अध्ययन के तहत एक प्रचलित अनुमान प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार और उनकी रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों के प्रभाव की इसे समीक्षा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 4 साल का लगा दिया है। ठीक है, ये जो प्रतिबंध है इनका 26 जून 2018 से लागू होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो बन गया ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा। आपको बता दें, विश्व की कुल जो श्रमिक आबादी है वो 3.3 बिलियन, यानी कि इसमें से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है, कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों की अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। तो जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके प्रमुख के अनुसार यह आंकड़ा दर्शाते हैं कि वैश्विक बेरोजगारी संकट और उसके दुष्परिणाम अनुमान से भी ज़्यादा गहराते नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो अनुमान लगाया गया है उससे भी ज़्यादा गहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो वो देखी गई है मेकांग नदी की। तो बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा एक वित्त पोषित किया गया है और साल 2012 में मेकंग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य ने डीजल पेट्रोल मोटर स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर की योजना शुरू की है? तो वो किया नागालैंड ने। नागालैंड का कहना है कि जो कोविड-19 के कारण क्या कहते हैं नुकसान हुआ है, भारी नुकसान जो उठाना पड़ा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेट्रोल और क्या कहते हैं जो मोटर स्प्रिट है इन सभी पर हम उपकर लगा देंगे। तो इससे राजस्व में आई इस कमी को पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम, बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, इसके द्वारा क्या हो सकेगा कि जो जिनको सर्दी जुकाम बुखार होगा उन लोगों पर नज़र रखी जा सकेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो वो किया है जर्मनी ने। ठीक है, जर्मनी ने किया है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बजट पारदर्शिता जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो वो रखा गया है 53वें स्थान पर। कितने स्थान पर? 53वें स्थान पर रखा गया है। ये जो बजट पारदर्शिता है इसके स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। तो इस सूची में न्यूजीलैंड को 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया गया है। भारत को 117 देशों में से 53वां यानी 53वां स्थान मिला है। भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए
100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत 45 पर है। और इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च सरकार की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। तो इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।